अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी ताइवान क्राइसिस, यूएसए चाइना इन ताइवान एज मेजर स्टेक होल्डर्स। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है कि जब 1683 से लेके 1895 तक ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज किंग डायनेस्टी। उसके बाद साइनो जापानीज वॉर आती है 1895 में और जापान टू कंट्रोल ओवर द ताइवान। उसके बाद वर्ल्ड वार टू तक जापान ही के पास ताइवान रहता है और वर्ल्ड वार टू में जब जापान को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ यूएसए वो रिटर्न ताइवान टू चाइना। अब क्या होता है कि जब वो चाइना का हिस्सा बन जाता है तो फिर 1949 में सिविल वॉर इरप्टेड आउट इन द चाइना और इसके बाद जो चाइना होता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं जिसमें से ताइवान एक अलग प्रोविंस बन जाता है जिसकी प्रेसिडेंसी चियांग काई शेक कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो आपका मेन लैंड चाइना होता है उसकी प्रेसिडेंसी माओ जेडोंग कर रहे होते हैं। माओ जेडोंग ये कहते हैं वो एक कम्युनिस्ट लीडर होते हैं और वहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी जाती है, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो ताइवान का हिस्सा होता है उसका नाम रखा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जिसकी प्रेसिडेंसी चियांग काई शेक कर रहे होते हैं। अब ये कहते हैं कि जब ये दो हिस्से इसके बन जाते हैं ना तो ऑफिशियल रिलेशनशिप जो के स्टार्ट कब होते हैं, यूएस का चाइना के साथ कब रिलेशनशिप शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास रूजवेल्ट के बाद दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट निक्सन ऑफ द यूएसए, और वो माओ जेडोंग के साथ 1972 में, क्योंकि वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं चाइना को, वो ऑफिशियल विजिट पे करते हैं ताइवान में। इसके बाद जिमी कार्टर आ जाते हैं और जिमी कार्टर फिर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं चाइना को, मेनलैंड को, और वो ये कहते हैं कि वो डी रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को, ठीक है। अब वो हर तरह का जो जिमी कार्टर है वो हर तरह का जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं वो उसके ताइवान के साथ खत्म कर देते हैं, वहां से अपनी एम्बेसी को शट डाउन कर देते हैं और वन चाइना पॉलिसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं उसको, उसके वो सिग्नेटरी बन जाते हैं। जो वन चाइना पॉलिसी है दैट इज द फंडामेंटल बेडरॉक ऑफ चाइनीज पॉलिसी मेकिंग एंड डिप्लोमेसी। उसमें ये होता है कि वो ये चाइना ये कहता है कि जो ताइवान है वो उसका एक इनअलाइनेबल पार्ट है, वो उसका एक ब्रेक थ्रू प्रोविंस है जिसको वो कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता है। अब यूएस इस बात के ऊपर तो अग्री नहीं करते हैं खैर, लेकिन वो उस टाइम क्योंकि वो चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स चाह रहे होते हैं और अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करना चाह रहे होते हैं तो वो ताइवान को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद यूएस एक और पॉलिसी बनाते हैं, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो इस आइलैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ताइवान उसके मेनलैंड के साथ रहना चाहता है, मेनलैंड ऑफ चाइना के साथ रहना चाहता है, या वो उसे इंडिपेंडेंस ही चाहता है, वो जो भी चाहता है ना वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स के जरिए से ही मुमकिन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ताइवान के दरमियान में जो रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड ताइवान किस तरह चलते हैं। अब जब हमारे पास बन गया ताइवान एक हिस्सा है और प्रोविंस है, लेकिन चाइना ये कहता है कि वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। द सिस्टम होता है कि वन चाइना एंड टू सिस्टम पॉलिसी, ठीक है। वो एक ऐसे डॉक्ट्रिन इशू करते हैं जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि चाइना मेनलैंड चाइना ही रहेगा, ताइवान हमेशा ही चाइना का हिस्सा रहेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, पॉलिटिकल फ्रंट्स पे ताइवान बिल्कुल आजाद है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। तो वो कहते हैं, और इसके अलावा जब वो जो हमारे पास ताइवान होते हैं वो इस डॉक्ट्राइन के ऊपर अग्री नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे वो ये तो चाइना यहाँ से कहना शुरू कर देती हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है वो इलेजिटिमेट है। यहाँ से हम देखते हैं कि 1991 में जो ताइवान है वो ऑफिशियली ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी वॉर को एंड करते हैं विद चाइना, और इसके बाद उनका एक डेमोक्रेसी का साइकिल शुरू हो जाता है। 2000 में सबसे पहले जो हमारे पास प्रेसिडेंट ली आते हैं ताइवान में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद पहले इलेक्शंस होते हैं और अब रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर 2020 में, जिसमें मिस साई री इलेक्ट हुई हैं। एंड मिस साई क्योंकि वो एक जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेसी को अब फ्लरिश किया जा रहा है ताइवान में, जिसकी वजह से जो यूएस का इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा ताइवान में डेवलप हो चुका है।
अब होता यूं है कि जब हम देखें तो कि यूएस का कितना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, और यही चीज जो चाइना को परेशान कर रही है, जिसके लिए चाइना ने एंटी सक्सीशन लॉ भी बनाए। और इसके अलावा उन्होंने 2018 में चाइना ने वार्ड इंटरनेशनल कंपनीज टू लिस्ट ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया अपनी वेबसाइट्स पे, उसको ताइवान को पार्ट नहीं लिखा चाइना का, तो वो कहते हैं कि वो उनका बिजनेस चाइना में बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होती है। 1991 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट $193.5 बिलियन की ताइवान इन्वेस्टमेंट कर चुका है इन चाइना। ताइवान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद वहां के लोग इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो शायद बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो रही है उनकी चाइना के ऊपर, जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं हांगकांग की तरह वहां पर भी क्राइसिस ना आ जाए। क्योंकि हांगकांग जब उन्होंने वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी हांगकांग के लिए बनाई थी चाइना ने, सो दैट अंडरपिन हांगकांग रिटर्न टू चाइना इन 1997 में वो उसका एक हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डज यूएस हैज टू डू विद चाइना ताइवान डिवाइड। अब यूएसए का क्या स्टेक है? अब वो कहते हैं कि जब यहाँ पर पहले तो आप देखिए ना कि जो यूएसए की पॉलिसी थी ना कि अगर चाइना कभी भी इन्वेड करता है या मिलिटरीली अटैक करता है ताइवान के ऊपर और ताइवान को वो फोर्सफुली अपना हिस्सा बना लेता है, तो यूएस उसके ऊपर क्या स्टैंड लेगी। ठीक है, तो यूएस की जो पॉलिसीज थी वो हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी देखने को हमें मिलती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2022 में डिप्लोमेटिक टाइज भी उनके साथ स्ट्रांग हो रहे हैं। नैन्सी पेलोसी ने वहां पर विजिट किया ताइवान का। इसके बाद जब बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि अगर तो चाइना किसी भी तरह से इन्वेड करने की कोशिश करेगा ताइवान के ऊपर या ताइवान की सोवरेनिटी को तबाह करने की कोशिश करेगा, तो देन यूएस उसको रिस्पॉन्ड करेगा और वो मिलिटरीली तौर पे ताइवान की सोवरेनिटी को, उसकी इंडिपेंडेंसी को डिफेंड करेगा। तो ये हमें एक बहुत ही मेजर शिफ्ट नजर आती दिखाई दे रही है यूएस का जो स्टेक है इन ताइवान को लेके। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ यूएस। अब जी हमारे पास थर्ड टर्म आ गई शी जिनपिंग की, जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनकी थर्ड टर्म आ चुकी है। और जो यहाँ पे यूएस है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अपना डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब उन्होंने अनाउंस की है और उन्होंने कहा है कि वो आउट कम्पीट करेंगे चाइना को। उन्होंने ये कहा कि वो अपने जो कोलिशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ऑकस को स्ट्रेंथन करेंगे, क्वाड को स्ट्रेंथन करेंगे, और जितनी भी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनके दूसरे मुल्कों के साथ, आसियान पैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये सारे के सारे जो पैक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक टाइज विद द कंट्रीज वो स्ट्रॉन्ग की जाएंगी। ठीक है, ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। इसके अलावा सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन उनका ये भी कहता है कि वो अपनी जो उनका इंटरनली तौर पे या डोमेस्टिकली तौर पे उनकी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, इसलिए उनको इंटरनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें हमें एक डिवाइडिंग लाइन नजर आ रही है बिटवीन द फॉरेन पॉलिसी और उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी में। ठीक है, इसके अलावा जब ये जिनपिंग ने अपना एक दिया, अब यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है ना उसमें चाइना उसका एक मेन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, वो उसकी सुप्रीमेसी किसी तौर पे नहीं चाहता, चाहे वो टेक्नोलॉजी की डोमेन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की डोमेन में हो, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्डर को रीऑर्डर करने की डोमेन में हो। अब यहाँ पर जो हमारी ये जिनपिंग है वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि इंटरनल डेवलपमेंट उनकी भी एक टॉप प्रायोरिटी है और वो हर तरह से वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं। पीस टाइम में भी अगर वॉर कहीं से आ जाती है तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा ये जिनपिंग ने ये भी कहा कि वो स्टेप अप करते हैं एफर्ट्स टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास मिलिट्री। अब यहाँ से हम देखें तो जब नैन्सी पेलोसी ने हमारे पास विजिट किया ताइवान में, तो सबसे पहले तो
चाइना ने ये कहा कि दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोवोकेशन फॉर चाइनीज टू रिएक्ट। ठीक है, तो चाइना ने किस तरह से रिएक्ट किया है, वहां से नैन्सी पेलोसी विजिट कर रही है ताइवान का, और यहाँ से चाइना ने मिसाइल टेस्ट किया अराउंड ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, ताकि अपनी फोर्स दिखाने के लिए। और इसके अलावा फिर भी जो यूएस है उनका क्योंकि एक मेजर स्टेक है ताइवान में, ताइवान भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ठीक है, अब जो हमारे पास देखें, जो ताइवान है वहां पे सेमीकंडक्टर वर्क होता है, यानी कि चिप्स बनती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास यूएस है उसकी सेमीकंडक्टर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि अपना जो कि चिप्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपके यूएस है वो ये चाहता है, उन्होंने ये ताइवान को कहा है कि वो जो चिप एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, उनको वो चिप एक्सपोर्ट कम कर देनी चाहिए और उनको रीग्रुपिंग करनी चाहिए। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं चिप्स के, जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं साउथ कोरिया है या जापान है या यूएसए, उनके साथ उनको रीग्रुपिंग ताइवान को करनी चाहिए। और इसी तरह से जो चाइना वो ये कहते हैं कि वो जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं या जो इकोनॉमिक और बिजनेस टाइज हैं वो ताइवान चाइना यूएस के साथ खत्म कर दे। इसके अलावा रिसेंटली ही $1 बिलियन की जो आर्म्ड पैकेजेस हैं वो सेल किए गए हैं ताइवान को। और इसके अलावा यूएस ने ये भी ऑथोराइज किया है अबाउट $10 बिलियन इन मिलिट्री एड दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू ताइवान ओवर 5 years। इसके अलावा देखें तो यूएस यहाँ पर इंगेज करना चाहते हैं इट्स हेल्प इन टू द बैटल टू मेंटेन द सुप्रीमेसी इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे मेजर शिफ्ट आ चुकी हैं, और जो चाइना है वो इन रिस्पॉन्स अपने आप को मिलिटरीली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसके मुताबिक ये कहना है कि जो जून 2022 में एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 5.2% जो लोग हैं वो ताइवान में सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंसी को, और 1.3% वो यूनिफिकेशन के लिए वोट देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो स्टेटस को है उसी को मेंटेन रखना चाहिए, हम उसका हिस्सा रहें, लेकिन इकोनॉमिकली तौर पे हम लोग इंडिपेंडेंट रहें। अब ताइवान की यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, ताइवान का इंटरेस्ट तो यही है कि अगर तो दोनों के जो चाइना और यूएस है उनके ताल्लुकात ठीक रहते हैं तो ताइवान को बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका, क्योंकि ताइवान अपनी हाई टेक एक्सपोर्ट्स कर सकता है, यूएस को कर सकता है, जापान को कर सकता है, चाइना को कर सकता है। ठीक है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो सकता है। इसके अलावा ये कि अगर वो जो यूएस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि वो दैट यूएस कैन डिपेंड सब्सटेंसिव टाइज विद ताइवान। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं वो भी ताइवान में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ताइवान उनको भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है उनसे। तो इसे ताइवान का जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी डेमोक्रेसी प्रमोट करेगी। तो एंड रिजल्ट यही है कि जो स्टेटस को है उसको मेंटेन रखा जाए, और जो यूएस है वो बजाय इसके कि वो मिलिटरीली तौर पे डिफेंड करना चाहे ताइवान को, वहां पर जो ताइवान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको खत्म करना चाहिए, और वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा रहे। अगर चाइना उसको रिसीव नहीं करना चाहता तो उसके लिए यही जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट होती रहे ताकि वहां पे डेमोक्रेसी फर्दर फ्लरिश करती रहे। होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।